नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। जिन अपनों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन अपनों में से कोई भी उनके साथ नहीं था। आज बेटी घर आई हुई थी। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। बाहर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खिलखिला रहा था। हंसी ठहाकों की गूंज अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। कैलाश जी का भी मन कर रहा था कि वो भी अपने परिवार के साथ बैठें, बातें करें, पर वो तो अपने बीमार शरीर और उदास मन को लिए अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। आजकल शरीर साथ नहीं देता, बूढ़ा और बीमार जो हो चुका है। ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, पर मन बहुत करता है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बातें करने का। पर ये तो उन्हीं के कर्म थे जो आज पत्नी उनके साथ ना बैठती थी और न ही ज़्यादा बातें करती थी। हालांकि ये अलग बात है, खाना पीना दवाइयाँ सब कुछ सही समय पर वो जरूर दे जाती थी। जिन लोगों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं थे। थी तो वही जो जलालत के बावजूद इस घर में रह गई, उनके जैसे शख्स के साथ निभा पाई, पर खामोशी का आवरण ओढ़े हमेशा चुपचाप सी ही रहती है। जानते थे कि बाहर बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो उनको हंसते बोलते देखकर सिर्फ मुस्कुराकर चुपचाप उन लोगों को देख रही होगी। आज भी याद है उन्हें, जब स्वधा उनकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। कितनी खुशमिजाज थी वो, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसका यही स्वभाव तो पसंद आया था उन्हें, जब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की शादी में उसे देखा था। बस एक नज़र में ही उनकी बेबाक हंसी उनके दिल को भा गई थी और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर यह नहीं पता था कि इसी हंसी के वो दुश्मन हो जाएंगे। अक्सर अम्मा से डांट भी खा लेती, आखिर बहू का इतना हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं था। और फिर अपनी अम्मा का मन रखने के लिए कैलाश जी भी सुधा को ही डांट कर चुप कर देते थे। लेकिन सुधा भी क्या करती, अपने स्वाभाविक स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकती थी, और उसका स्वभाव तो वैसे ही हंसमुख था, तो फिर कुछ देर बाद वापस वैसे ही हो जाती। कैलाश जी भी मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते, पर अम्मा के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद सुधा का वो स्वाभिमान स्वभाव कहाँ गायब हो गया, उसकी कसक आज भी कैलाश जी के मन में थी। जरा सी हिम्मत नहीं कर पाए अपनी अम्मा के सामने, ये जानते हुए कि पत्नी सही है, और पत्नी को ही दबाकर रख दिया। उस दिन छोटी बहन कंचन की सगाई थी। बड़ी बहन केतकी भी घर पर आई हुई थी और कई खास रिश्तेदार घर पर मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। सुधा और केतकी ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया था। सुधा के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। बाहर सभी खास रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। कैलाश भी उन्हीं लोगों के साथ था। इधर सुधा रसोई में काम कर ही रही थी कि बाहर से अम्मा जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कौन बैरी दुश्मन पीछे पड़ा है। अचानक अम्मा की आवाज सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। अम्मा अपने कमरे में थी। कैलाश ने आकर अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, इस तरह रो क्यों रही हो, क्या हो गया। पर अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़े मार के रो रही थी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है। रोना बंद करोगी तो हमें पता चलेगा ना। पीछे से मामा जी ने भी कहा। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, अरे कंचन के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ हैं, मिल नहीं रहे, जरूर चोरी हो गए होंगे। हे भगवान, मैं इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। अम्मा रोती रोती बोली। अम्मा के बोलते ही अजीब सी खामोशी घर में छा गई। अरे ध्यान से देख, इन्हीं सामान में कहीं रखा होगा, मामा जी दोबारा बोले। भैया पूरा सामान ऊपर नीचे करके देख चुकी हूँ, पर गहने नहीं है, जरूर चोरी हुए होंगे। अरे शुभ शुभ बोल, एक बार हमें देखने दे। अम्मा को परे हटाकर मामा जी खुद सामान चेक करने लगे, लेकिन उसमें गहने नहीं थे। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, अरे गहने को इन सामानों के साथ यहाँ रखेगा क्या, अलमारी में रख दिए होंगे तुमने, देख जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा, सामान तो केतकी और सुधा रख रही थी। हाँ तो केतकी और सुधा से पूछ ले, जरूर उन्होंने अलमारी में रख दिए होंगे। मामा जी के समझाने पर अम्मा ने आशा भरी नजरों से केतकी की तरफ देखा तो केतकी ने कहा, अम्मा मुझे क्या देख रही हो, कोई मैंने थोड़ी ना गहने लिए हैं, अपने बहू से पूछो, उसी ने कहीं रख दिए होंगे। केतकी के जवाब को सुनकर सुधा दंग रह गई, क्योंकि गहने की थाली तो केतकी ही उठाकर लाई थी और गहने रखे भी उसी ने ही थे। जीजी ऐसा क्यों बोल रही हो, गहने तो आप ही लेकर आई थी ना। सुधा का ऐसा कहना हुआ और केतकी ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरे मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे बापू जिंदा होते तो मजाल थी कोई मुझे इतना कहकर दिखा देता। उसे रोता देखकर अम्मा सुधा पर दहाड़ पड़ी। खबरदार, जो मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया तो तूने ही गहने लिए होंगे, ये मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैंने इसे,
इसमें मेरे संस्कार कूट कूट के भरे हैं। तू बाहर से आई है, जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को दे दिए होंगे, तभी तेरे मायके वाले इतनी जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है। सुधा ने पलटकर जवाब दे दिया। बस फिर क्या था, केतकी और अम्मा दोनों ही सुधा पर चढ़ पड़ी, लेकिन इस बार सुधा भी बराबर जवाब दे रही थी। आखिर उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी न थी। घर में इतना हंगामा होते देखकर मामा जी ने बीच बचाव किया, लेकिन केतकी और अम्मा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच सच बता, गहने कहाँ पर हैं? अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरे माँ बाप से जाकर गहने लेंगे हम लोग, और वहीं सबके सामने उनकी इज्जत की मटिया मेल करेंगे। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं जो आपके घर बुलावे पर आएंगे और सामान चोरी करके ले जाएंगे। सुधा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। बस सुधा, तुम मेरी अम्मा से किस तरह से बात कर रही हो? याद रखो, तुम इस घर की बहू हो। अपनी आवाज को नीचे रखकर बोलो, और अगर गहने लिए भी हैं तो दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक कैलाश सुधा पर बिगड़ गया। कैलाश के इस जवाब से सुधा हक्की बक्की रह गई। मतलब कैलाश भी उस पर इल्जाम लगा रहा था? एक लड़की जो ससुराल को अपना घर मान लेती है, आज वहां सुधा बिल्कुल अकेली खड़ी थी, पति तक साथ नहीं था। कैलाश के जवाब के बाद सुधा की नजर केतकी से टकराई तो वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी? लेकिन तब तक केतकी का 8 साल का बेटा अपने हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही बोला, माँ, ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने सामान में रख दिया। उसे देखते ही केतकी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर मामा जी ने वो पोटली उस बच्चे के हाथों से अपने हाथों में ले ली और उस पोटली को खोलकर देखा तो सब भौचक्के रह गए। उसमें कंचन के ससुराल से आए हुए गहने थे। सबने हैरानी से केतकी की तरफ देखा, पर वो तो बेशर्मों की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिश्तेदार मुंह पर हाथ रखकर दबी जुबान में बातें करने लगे। तभी अम्मा बोली, अरे वो भूल गई होगी रखकर, उसमें यूं जुबान दबाकर बात करने की क्या जरूरत है? और फिर सुधा से बोली, बेटी है वो मेरी, उसने गहने चुराए नहीं थे बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास। उसकी बराबरी की तो सोचना भी मत। पर तूने यहाँ तो इस तरह सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बात की है ना, उसकी माफी मांग मुझसे। सासू माँ की बात सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई औरत ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती है? उसने आशा भरी नजरों से कैलाश की तरफ देखा, लेकिन कैलाश तो नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब इतना हंगामा हो ही गया था तो रिश्तेदार भी धीरे धीरे कर वहां से रवाना हो गए। यहाँ तक कि केतकी ने भी देर नहीं लगाई वहां से रवाना होने में। अब घर में अम्मा, कंचन, कैलाश, मामा जी, बुआ जी और सुधा ही बचे थे। लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई कि जब तक बहू माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो की कैसे? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आखिर कैलाश ने समझाया, अम्मा, जो बात हो गई अब उसे छोड़ो भी, अब पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी पत्नी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, माफी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी। अम्मा अपनी ही ऐंठ में बोली, पर अम्मा, केतकी जीजी ने भी तो गलती की थी, आखिर सुधा की क्या गलती? अरे वाह, आज तो बीवी के लिए अपनी बहन को गलत बता रहा है। अरे वो गहने रखकर भूल गई होगी, भला कौन बेटी अपने घर में चोरी करती है? लेकिन बहू बहू को तो इज्जत को ढककर रखना चाहिए थी, वो भी सबके सामने बेशर्मों की तरह लड़ पड़ी मुझसे। अब तो उसका साथ दे रहा है, इससे तो मैं मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। पर याद रख, पत्नी तो फिर भी दोबारा मिल जाएगी, पर माँ नहीं मिलेगी दोबारा। अम्मा आंसू बहाते हुए बोली। आखिर अपनी माँ को रोता देखकर कैलाश वहां से उठा और सीधे सुधा के पास कमरे में पहुंच गया और जाकर बोला, सुधा, क्या ऐठ में बैठी हुई हो तुम? जाकर अम्मा से माफी मांग लो ना। देखो, उन्होंने पानी की बूंद तक नहीं पी है, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? मैं क्यों माफी मांगू? चोरी तुम्हारी बहन ने की थी, मैंने थोड़ी ना की थी। मेरे माँ बाप को ताने भी वो लोग मार रहे थे, इल्जाम भी मुझ पर वो लोग लगा रहे थे, और माफी मैं ही मांगू? तुम्हारी अम्मा पानी नहीं पी रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर उनकी गलती के लिए मैं क्यों माफी मांगू? सुधा, समझो तो, देखो, पत्नी तो और मिल जाएगी, लेकिन माँ तो एक ही है मेरे पास, वो दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारी एक माफी से उन्हें खुशी मिलती है तो माफी मांग लो ना, कैलाश ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसके इस जवाब से सुधा के अंदर कुछ तरक सा गया। पत्नी और मिल जाएगी पर माँ दूसरी नहीं मिलेगी, तो पत्नी फिर हाथ थाम कर इस घर में लाई क्यों गई? इस घर में मेरी जगह कहाँ है? सोच सोचकर सुधा का रोना छूट गया। पर माता पिता को दुख ना हो, उन तक यह बात ना पहुंचे, इसलिए आंसुओं का घूंट पीकर मामा जी और बुआ जी के सामने उसने अम्मा से आखिर पैर छूकर माफी मांग ली, जिससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली। लेकिन सुधा के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए।
लेकिन वह आखिरी दिन था जब सुधा को इतना बोलते हुए देखा था। उसके बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब ना वो ज़्यादा किसी से बोलती थी और ना ही खिलखिलाती थी। हाँ और हूँ में जवाब देकर अपने काम से काम रखती थी। ना किसी से लेना ना किसी को देना। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सुधा अंदर कमरे में आई। हाथ में पानी का गिलास था। वहीं पास वाली ड्रॉर में से दवाइयाँ निकाली और कैलाश जी को देते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। लेकिन कैलाश जी ने हाथ में दवाई लेने की जगह अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपनी कप कपाती आवाज में कहा, सुधा अब तो माफ कर दो मुझको। उनकी आवाज़ सुनकर सुधा ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देते हुए बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है। सुधा माफ़ कर दे मुझे। तेरे इतने सालों की खामोशी नासूर बन चुकी है मेरे लिए। अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं है जी, माफ़ी क्यों मांगते हो? इस घर में गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती के माफ़ी मंगवाई जाती है। सुधा पति हूँ मैं तेरा, तेरी माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। कैलाश जी ने जोर देते हुए कहा, पत्नी पत्नी का क्या है? वो तो और मिल जाती है। फिर मुझसे माफ़ी मांगकर क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? कहकर सुधा कमरे के बाहर निकल गई। लेकिन कैलाश जी के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था, क्योंकि जिंदगी के गुजरे हुए मकाम लौटकर फिर नहीं आते। दोस्तों, एक स्त्री के स्वाभिमान पर जब चोट लगती है तो उस पर क्या बीतती है, इस कहानी से अंदाजा हो ही जाता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।